तो अपना मेन यही है कि जैसे ही खत्म होगा हमारी रिकॉर्ड क्लास भी खत्म, बस इतनी ही एक्स्ट्रा क्लास लेनी थी। ओके चलो स्टार्ट करें पेनक्रियास से। यस मैम। बेटा स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। मैम। क्या लिखा है? पेनक्रियास। बहुत बढ़िया, चलो स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखें सारे हैं। आ जाओ, पेंसिल उठाओ, बुक उठाओ और स्क्रीन देखो। पेनक्रियास इज ए कंपोजिट ऑर्गन, कंपोजिट ग्लैंड। कंपोजिट ग्लैंड का मतलब होता है, कंपोजिट मतलब हैव network of small tubes that open together into large tube. अगर तुमको पैनक्रियास का स्ट्रक्चर याद है, ऐसे पत्ते जैसा था ना, उसमें हम लोग कैसे बनाते थे कि जो एसिनी सेल्स होते थे वो छोटी छोटी ट्यूब्स के थ्रू, या तुम ट्यूब की जगह ब्रैकेट में डक्ट भी लिख सकते हो, कि छोटी छोटी डक्ट के थ्रू बड़ी डक्ट में, डक्ट ऑफ वीरसंग में खुलते थे, याद है? यस मैम। ऐसे वाले ग्लैंड्स को, जिनके अंदर बहुत सारा ऐसे ही डक्ट्स का नेटवर्क होता है, छोटी छोटी डक्ट्स एक बड़ी डक्ट में जाके खुल जाती है, ऐसे वाले नेटवर्क को, ऐसे वाले ग्लैंड को हम कंपोजिट ग्लैंड कहते हैं। ओके ओके, सो दिस वाज अ डिफरेंट वर्ड, कहीं नहीं मिला आपको, तो कंपोजिट वर्ड इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। तो पेनक्रियास इज अ कंपोजिट ग्लैंड विच एक्ट एज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड, तो ये तो हमें पता है, एक्ट एज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन, तो एक्ट से ही इसको अंडरलाइन करना, ठीक है। नाउ द एंडोक्राइन पेनक्रियास, ये एंडोक्राइन पेनक्रियास की बात कर रहा है। एंडोक्राइन कौन सा, जो डक्ट वाला है या विदाउट डक्ट है? विदाउट। तो एक्सोक्राइन के साथ ब्रैकेट में लिख दो विद डक्ट, और एंडोक्राइन के साथ ब्रैकेट में लिख दो विदाउट डक्ट, याद रह जाएगा, है ना। चलो, जो बिना डक्ट वाला है उसके पास आइल्स ऑफ लैंगरहन होते हैं, यहाँ पर होते हैं आइल्स ऑफ लैंगरहन। तो सबसे बड़ी कंफ्यूजन पता है क्या होती है, जब पेपर आता है ना, तो कंफ्यूजन होती है आइल्स ऑफ लैंगरहन में और, अरे पेनक्रियास में क्या होता है यार, पेनक्रियास कह रही, सॉरी, अपना टाइम में क्या था, मैं भूल गई यार, मैं वो वर्ड भूल गई, आता है मैं बताती हूँ। कोई ना। द एंडोक्राइन पेनक्रियास कंसिस्ट ऑफ आइल्स ऑफ लैंगरहन, देयर आर अबाउट 1 to 2, अब ये देखो ये डेटा है, ये हमने नोट्स में भी लिखा था, तो ध्यान से सुनना। दे आर अबाउट 1 to 2 मिलियन आयल्स ऑफ लैंगरहन। तो कितने आयल्स ऑफ लैंगरहन है? 1 to 2 मिलियन, ठीक है, हमारी पेनक्रियास के अंदर, एक नॉर्मल ह्यूमन के अंदर ऊपर नीचे भी हो सकता है। एंड इतने 1 to 2 मिलियन आयल्स ऑफ लैंगरहन रिप्रेजेंट क्या करते हैं? ओनली 1 to 2% ऑफ द पेनक्रियाटिक टिश्यू। बाकी सारा टिश्यू किससे बना हुआ है हमारा? एसिनी वाले से, राइट। सो इट रिप्रेजेंट 1 to 2% पेनक्रियाटिक टिश्यू। अगर तुम देखो तो तुमको 1 to 2 ही याद करना है, एक जगह मिलियन और एक जगह परसेंट में, इतना हो जाएगा। डेटा है ये, आ सकता है। ओके, नाउ द टू मेन टाइप ऑफ सेल्स इन द आइल्स ऑफ लैंगरहन, देखो ये दो मेन टाइप के सेल ही कर रहे हैं ये। गुड मॉर्निंग शिवानी, ये डेल्टा सेल की बात नहीं करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। सो दो मेन टाइप के सेल्स की जो बात कर रहे हैं यहाँ पर, वो है अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स। और हमको बहुत अच्छे से याद है कि अल्फा सेल क्या सिक्रीट करता है? ग्लूकागोन। और बीटा सेल क्या सिक्रीट करता है? इंसुलिन। इसको साइड में लिख लो, अंडरलाइन करने की जरूरत है, याद रह जाएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इस पैराग्राफ से कंपोजिट ग्लैंड की वजह से आ सकता है। कंपोजिट ग्लैंड वो जिसके अंदर छोटी छोटी डक्ट है, और सारी छोटी छोटी डक्ट एक बड़ी डक्ट में जाके खुलती है, ऐसे ग्लैंड्स को कंपोजिट ग्लैंड कहते हैं, मतलब नेटवर्क ऑफ जिसके अंदर बहुत सारी डक्ट का हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट में चल रही हूँ। अभी ग्लूकागन की बात कर रहा है, तो जब भी किसी चीज़ की बात करते हैं अपन तो उसको डब्बा बना लेते हैं, आदत है हमारी। चलो, ग्लूकागोन इज ए पेप्टाइड हार्मोन, पहला लाइन कि ग्लूकागोन भी अपना पेप्टाइड हार्मोन है, ठीक है, राइट। नाउ एंड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन करने में मदद करता है, ठीक है, मेंटेन नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल। करता कैसे है? ग्लूकागन एक्ट मेनली ऑन लिवर सेल्स एंड स्टिमुलेट ग्लाइकोजिनोलाइसिस रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल। सो देखो इसकी मेन टारगेट साइट क्या है, मैं ऊपर लिख देती हूँ, कौन सा सेल है? लीवर सेल। जिन्हें हम बुलाते हैं हिपैटोसाइट्स। हेपेटोसाइट्स। तो ऐसे भी पूछ सकते हैं ना क्वेश्चन, सीधा लिखा हुआ है उन्होंने, तो लिख लो।
तो इनकी मेन साइट है काम करने की लिवर सेल्स, एंड ये इसको सिमुलेट करते हैं, क्या करें, साथ में स्टिमुलेट करते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजन का लाइसिस, राइट, ग्लाइकोजन ओ लाइसिस। तो ग्लाइकोजन का लाइसिस करके वो क्या रिलीज करेंगे, ब्लड में ग्लूकोज रिलीज करेंगे। तो यानी कि ब्लड में शुगर का जो लेवल हो जाएगा, सॉरी हाँ, शुगर का जो लेवल होगा वो बढ़ेगा। तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपर कैल्सीमिया, राइट। पीछे भी पढ़े थे ना हार्मोन जो हाइपर कैल्सीमिक थे, पढ़े थे। Yes, ma'am. Yes, तो बेटा ma'am. हाइपर कैल्सीमिया लिख लेना, और कौन कौन से हार्मोन इसे सपोर्ट करते हैं वो यहाँ लिख लेना। अकर वाई, हाइपरग्लाइसीमिया है सॉरी, मैम, हाइपरग्लाइसीमिया। हाँ हाइपरग्लाइसीमिया, मैंने कुछ और बोला। मैम आपने लिखा है हाँ, हाइपरकैल्सीमिया। आपने कुछ और है। अच्छा, थैंक यू। हाइपरग्लाइसीमिया कौन कौन इसको सपोर्ट करता है, जैसे ग्लूकागोन हो गया, ऐसे एक चार्ट बना लेना, ठीक है। कैल्शियम का भी हमने पढ़ा था, तुमको इजी हो जाएगा इनमें। नाउ इन एडिशन दिस हार्मोन, इसके अलावा एक और काम कर रहा है, दिस हार्मोन सिमुलेट द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोनियोजेनेसिस। तो नया वाला जेनेसिस मतलब किसको तोड़ के ग्लूकोज निकाल रहे हैं हम ब्लड में, प्रोटीन। Protein. प्रोटीन। अब आ गया ना समझ। विच ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू हाइपरग्लाइसीमिया, रेस ये भी हाइपरग्लाइसीमिया करता है। ग्लूकागन रिड्यूसेस द सेलुलर ग्लूकोज अपटेक, ऑब्वियसली सेल ग्लूकोज ना ले, ये भी ये इंश्योर करता है, एंड यूटिलाइजेशन। दस ग्लूकागन इज हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन। तो ये लाइन आ जाएगी, इस लाइन को अंडरलाइन कर लो, इस लाइन से क्वेश्चन बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार बना लो। नाउ इंसुलिन की कहानी हमने बहुत डिटेल में पढ़ी है, यहाँ पर बहुत छोटी सी होगी, ठीक है, तो इसको फटाफट कर लेते हैं अभी। इंसुलिन इज अ पेप्टाइड हार्मोन, पहला क्वेश्चन ये रहा, अंडरलाइन कर लो भाई, सीधे सीधे क्वेश्चन है। इंसुलिन पेप्टाइड हार्मोन है, मतलब छोटे छोटे अमीनो एसिड की चेन, विच प्ले अ मेजर रोल इन द रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज होम्योस्टेसिस। ग्लूकोज का बैलेंस हमारी बॉडी में मेंटेन करने के लिए सबसे ज्यादा इंसुलिन रिस्पॉन्सिबल है, सबसे बड़ा रोल है इसका, ये खरा डायबिटीज दरवाजे पे, ठीक है। इंसुलिन एक्ट मेनली ऑन हिपैटोसाइट एंड एडिपोसाइट। तो तुमको जो याद रखने हैं दो सेल्स, हमने ज्यादा लिखे थे, लेकिन एनसीईआरटी कह रही है कि मैं इसी की बात करूंगी, हिपैटोसाइट्स एंड एडिपोसाइट्स, ठीक है। तो इंसुलिन के साथ लिख ले टारगेट हिपैटोसाइट मतलब लिवर सेल, ठीक है, तो लिवर सेल और ब्रैकेट में हिपैटोसाइट लिखना, और दूसरा टारगेट है एडिपोस टिश्यू। एडिपोस टिश्यू मतलब फैट टिश्यू ना, तो इसको लिख ले ब्रैकेट में फैट टिश्यू, कोई भी वर्ड वो यूज कर सकते हैं, तुम्हें परेशान नहीं होना। दो टारगेट साइड है इसके, वेरी इंपॉर्टेंट, cells of adipose tissue. Now enhance the cellular glucose uptake and utilization. इंसुलिन करता क्या है कि सेल ग्लूकोज का अपटेक करे और यूटिलाइजेशन करे, तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज हो जाए। ओके ठीक है, अभी बताती हूँ अंशुल। As a result, there is a rapid movement of glucose from blood to hepatocytes and adipocytes, resulting in decreased glucose level in blood. ठीक है, तो ऐसी कंडीशन को हम हाइपो बोलते हैं, मतलब डिक्रीज। तो हाइपो को हम ऊपर लिख लेंगे डिक्रीज, कि हम भूल जाते हैं कभी कभार, कोई बात नहीं। इंसुलिन ऑल्सो स्टिमुलेट कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजेनेसिस ये कराता है, देखो ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन, क्योंकि जो ब्लड में शुगर है उसको अगर वो लीवर की तरफ लेके जा रहा है, तो लीवर ने करना क्या आगे, ग्लाइकोजेनेसिस ही करना है। तो ग्लूकोज होमोस्टेसिस इन ब्लड इज दस मेंटेन जॉइंटली बाय टू इंसुलिन, ठीक है। सो देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्लूकोज का जो होम्योस्टेसिस है, पहले तो हमने लिखा था सिर्फ इंसुलिन, लेकिन एक्चुअल में कौन मेंटेन करता है, इंसुलिन प्लस ग्लूकागॉन। ओके, तो ये लाइन थी ना ऊपर, ये वाली ग्लूकोज होमोस्टेसिस, इसको रब कर दो, नीचे वाली लाइन को अंडरलाइन करो और स्टार बना दो, राइट। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ, तो एक तरफ ना ये कॉलम भी बना लेना, हाइपोग्लाइसीमिक, हाइपोग्लाइसीमिक जो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम करे। तो अकर वाई किसके थ्रू होता है हाइपोग्लाइसीमिया, हमें एक तो मैंने इंसुलिन लिख लिया, और भी होंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है कंसिस्टेंट सा, जो सब पूछ रहे हैं, होम्योस्टेसिस क्या होता है। होम्योस्टेसिस होता है बैलेंस, बैलेंस इन बॉडी, ठीक है। बैलेंस इन बॉडी में किस किस की हम बात करते हैं, जब हम बैलेंस बोलते हैं तो किस चीज़ों के बैलेंस की बात करते हैं। एक हम बात करते हैं वाटर बैलेंस, एक बात हम करते हैं इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, दैट इज आयंस, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम, ठीक है।
इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं जनरली वाटर एंड आयन बैलेंस के लिए होमोस्टेसिस वर्ड। अगर उसने स्पेसिफिकली बोल दिया होमोस्टेसिस मेंटेन कर रहा है, यानी कि एक स्टेबिलिटी, अच्छा टेम्परेचर के लिए भी करते हैं होमोस्टेसिस। एक तो हम जनरली होमोस्टेसिस इसके लिए यूज करते हैं बैलेंस, राइट। हाँ यस प्रतिभा, राइट। अब अगर वो स्पेसिफिकली बोल रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख दूँ कैल्शियम होम्योस्टेसिस, तो तुमको होम्योस्टेसिस वर्ड से याद क्या रखना है, बैलेंस। ठीक है, तो कैल्शियम होमोस्टेसिस का मतलब क्या होगा, Calcium balance. हाँ एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन ब्लड, कैल्शियम इन बॉडी सॉरी, तो उसको मैं बोल दूंगी कैल्शियम होमोस्टेसिस। तो बेटा होमोस्टेसिस का मतलब सिर्फ बैलेंस होता है। जनरली अगर मैं सिर्फ बॉडी की होमोस्टेसिस बोलूँ तो मैं टेम्परेचर देख रही हूँ, मैं पानी देख रही हूँ और इलेक्ट्रोलाइट दे रही हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट को तो हम ये भी बोलते हैं ना ऑस्मोलैरिटी ऑफ द बॉडी। इवन हम लोग वाटर के साथ भी ऑस्मोलैरिटी वर्ड यूज कर देते हैं, इसके साथ हम थर्मोरेगुलेशन कर देते हैं। लेकिन अगर मैं किसी वर्ड के साथ होमोस्टेसिस ऐड कर रही हूँ, उसका मतलब है मैं उसके बैलेंस की भी बात कर रही हूँ। तो अगर मैंने कैल्शियम बोल दिया तो भी मैं होमोस्टेसिस बोल दूंगी। ठीक है, अगर मैंने अंशुल, अब वहाँ पे क्या है ना, वो बॉडी की होमोस्टेसिस की बात कर रहा था ना, पीछे वो क्या बोल रहे हैं, वो बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली किसकी, यहाँ पर किसकी बात हो रही है स्पेसिफिकली, ग्लूकोज की ना। तो ये क्या बोल रहा है, द ग्लूकोज होमोस्टेसिस, हाँ वर्ड उसने बोला है ग्लूकोज होमोस्टेसिस, तो वो कह रहा है ग्लूकोज का बैलेंस इन बॉडी इज मेंटेन बाय इंसुलिन एंड ग्लाइकोजन। ठीक है, सो ग्लूकोज होमोस्टेसिस मतलब ग्लूकोज बैलेंस इन बॉडी। ठीक है, डन मैम। चलो आ जाओ फिर आगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें काफी बच्चों को बहुत बार कंफ्यूजन है। चलो, डन मैम। प्रोलॉन्ग हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया बहुत ज्यादा ग्लूकोज ब्लड में बहुत टाइम तक रहे, प्रोलॉन्ग मतलब लॉन्ग टाइम। लिख लो, prolonged hyperglycemia lead to a complex disorder which is called diabetes mellitus। डायबिटीज इंसिपिटस आगे पढ़ेंगे, यह है डायबिटीज मिलाइटस। अगर बहुत ज़्यादा ब्लड में शुगर हो तो उसे हो जाता है डायबिटीज मिलाइटस विच इज एसोसिएटेड विद लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू यूरिन एंड फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल कंपाउंड लाइक कीटो एंड बोल्ड्रिस। वो कह रहा है ऐसे कंडीशन में ग्लूकोज का लॉस तुम्हें यूरिन में दिखेगा। तो अगर सूसू में ग्लूकोज आने लग जाए उस कंडीशन को क्या बुलाते हैं, मैंने तुम्हें लिखवाया था कल परसों, 4 टर्म एक ही बेस पर लिखवाई थी। ग्लूकोज अगर यूरिन में आ रहा है तो उसे क्या बुलाते हैं हम, Glycosuria. ग्लाइकोसूरिया। पक्का, Yes, ma'am. ओके। और अगर फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल कंपाउंड नोन एज कीटो बॉडी बनने लग जाए, तो अगर बॉडी में बहुत सारी कीटोन बॉडी बनने लग जाएंगी और वो तुम्हें यूरिन में भी दिखाई देगी, तो अगर यूरिन में दिखाई देती है तो हम उसे क्या बनाते हैं, कीटोनुरिया। ये नहीं कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल कंपाउंड नोन एज कीटो बॉडी, तो उसको मैं कीटोन्यूरिया नहीं लिखूंगी। लेकिन हाँ इट ऑल्सो अपीयर इन, तुम्हारे यूरिन होगा देन कीटोन्यूरिया भी होगा। सो इसका एक और सिम्टम लिख लो, कैन शो कीटोन्यूरिया। ऊपर वाली लाइन में उसने ना यूरिन नहीं बोला ना, तो मैं कीटोन्यूरिया नहीं बोलूंगी। लेकिन हाँ अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा कीटोन बन रहा है तो वो तुम्हें यूरिन में भी दिखेगा। ओके, डायबिटिक पेशेंट आर सक्सेसफुली ट्रीटेड विद इंसुलिन थेरेपी। तो डायबिटिक पेशेंट, कौन सा डायबिटीज, जिन्हें डायबिटीज मिलाइटस है, तो यह लिखो डायबिटीज मिलाइटस, ऐसे करो, ट्रीटेबल बाय इंसुलिन थेरेपी। इंसुलिन थेरेपी में क्या होता है, इंसुलिन के इंजेक्शन लगा लेते हैं। जो मोटी सी मसल होती है हमारी बॉडी में, से थाई मसल होगी या पेट पे होगी, वहाँ इंसुलिन के इंजेक्शन लगा लेते हैं। तो हाइपरग्लाइसीमिया तब होगा ना जब बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रहा। ये क्या है, तो जब बॉडी के अंदर इंसुलिन नहीं बन रहा, इन दैट केस हम लोग इंसुलिन के इंजेक्शन बाहर से ले लेंगे। तो खाना वाना खाने के बाद ऐसे पेशेंट्स इंसुलिन के इंजेक्शन ले लेते हैं, तो बॉडी में थोड़ा मेंटेन कर लेते हैं। ठीक है, डन। यस मैम। डन मैम। ठीक है, तुम्हारा एक होमवर्क है, दैट इज लिख लो टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़ क्या होती है। ये एक पेज पर लिख के आना और नीचे लिखने की जगह छोड़ना, जब मैं डिस्कस करूंगी ना तो उसे करेंगे, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं बहुत बढ़िया वाले। ठीक है,
टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज क्या होती है? ए। और दूसरा होमवर्क है, फर्क लिख कर आना मुझे, डायबिटीज नाइटस एंड डायबिटीज इंसिपिडस। दिख रहा है ना सबको? Yes, ma'am. Yes. तो होमवर्क करके आना, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, चले आगे चले। चलो आओ भाई, गोनैड्स खत्म करते हैं। हमने गोनैड्स नहीं पढ़ा था ना, क्योंकि यहाँ पे हमने सोचा था एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, क्योंकि गोनैड्स हम ह्यूमन में पढ़ चुके हैं। हाँ बेटा ले। मैम जो आपने लिखा कैंसोकीटोन्यूरिया, मतलब मैम इस लास्ट लाइन के साथ है ये। हाँ, ये कि प्रोलॉन्ग हाइपरग्लाइसीमिया कैंसोकीटोन्यूरिया। डन मैम। Now, testes. A pair of testes is present in the scrotal sac outside the abdomen in male individual. Outside ये होता है, कितना टेम्परेचर मेंटेन करना होता है? 2 to 2.5 degree less than body temperature. Less than body temperature. To maintain 2 to 2.5 degree. 5 degree. 0.5 degree. Yes. Temperature less than Body temperature. body temperature. Very good. याद है तुमको? 2 पे ही याद रखना है यार, 3 पे नहीं जाने किसी ने। तुमने मेरे को 3 सुना, मैं पागल हो गया। याद रखना 2 पे ही रहना है, ज़्यादा नहीं जाना। ओके, नाउ टेस्टिस परफॉर्म ड्यूअल फंक्शन। बेटा ये लाइन बनती है, टेस्टिस परफॉर्म सिंगल फंक्शन, इट परफॉर्म ड्यूअल फंक्शन। ठीक है, कैसे? एज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है? प्राइमरी सेक्स क्या? जो गैमेट बनाया था, यही बोला था तूने बेटा, आवाज नहीं है तेरी सही से। ठीक है, तो जो गैमेट बनाया उसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। और इसका दूसरा फंक्शन क्या है? इट एक्ट एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है, ये सेक्स हार्मोन भी सिक्रीट करता है, राइट? तो इसके 2 फंक्शन है। नाउ टेस्टिस इज कंपोज्ड ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। हाँ, अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल याद है तुम्हें कितनी होती थी? Yes. सुन नहीं रहा मुझे। 1, 2, 3. और सेमिनिफेरस लोब्यूल 250. 250। 250। तो उसके अंदर एक बड़ी वाले सेमिनिफेरस लोब्यूल के अंदर 3-4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पड़ी होती थी, एंड स्टोमल और इंटरस्टिशियल टिश्यू भी पड़े होते थे बीच बीच में, राइट? अब इसके अंदर जो 2 सेल पढ़ने हैं तुमको टेस्टिस के अंदर, वो कौन से 2 सेल पढ़ते थे हम? एक थे लेडिक, याद है? और एक थे हाँ टोली वाले, सरटोली सर्टोली सेल्स। ठीक है, इन्हीं के बारे में पढ़ना है। सो द लेडिक सेल्स को ही हम बुलाते थे इंटरस्टिशियल सेल। लिख लो अगर नहीं याद है तो, इंटरस्टिशियल सेल्स which is present in the intertubular spaces produces a group of hormone called androgens, mainly testosterone। तो ये एंड्रोजन बनाते हैं, बहुत सारे बनाते हैं। मेन तो तुम्हें याद रखना है वो टेस्टोस्टेरोन याद रखना है। एक क्वेश्चन यही बन जाता है कि सोटोली सेल करते हैं, रेडिक सेल बनाते हैं। ठीक है, एंड्रोजन रेगुलेट द डेवलपमेंट। अब ये फंक्शन बता रहे हैं तुम्हें एंड्रोजन के। ठीक है, ये सिर्फ टेस्टोस्टेरोन के नहीं बता रहे, ओवरऑल सारे एंड्रोजन के। तो एंड्रोजन होता क्या है? सेक्स हार्मोन। ठीक है, देखो, एंड्रोजन रेगुलेट द डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड फंक्शन ऑफ मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन। एसेसरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं? एक तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, एसेसरी सेक्स जो हेल्प ऑर्गन करती है. हाँ, हेल्प इन गैमेट फॉर्मेशन प्लस रिप्रोडक्शन। हो सकता है रिप्रोडक्शन में ओवरऑल हेल्प कर रहे हैं, पैसेज करने का गैमेट का, या फिर गैमेट प्रोडक्शन में मदद कर रहे हैं, जैसे स्पर्म की मैच्योरेशन में। ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं? अब ये क्वेश्चन बनता है सेकेंड, एसेसरी सेक्स ऑर्गन कौन से है? तो बेटा यहीं पे एक चार्ट बना लो इसी के साथ, और यहाँ लिख ले। ये क्वेश्चन आ चुका है आई थिंक। एपिडिडमस और वास डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड, और कौन सा ग्लैंड होगा? कॉपर्स ग्लैंड। हाँ, बल्बोयूरेथ्रा आल्सो नोन एज कॉपर्स ग्लैंड। ठीक है, एंड एक और चीज जिसे इसने बोला यूरेथ्रा। ओके, नाउ दीज हार्मोन स्टिमुलेट मस्कुलर ग्रोथ ऑफ। अब ये हार्मोन क्या स्टिमुलेट करते हैं? मस्कुलर ग्रोथ कराते हैं लड़कों में, और ग्रोथ ऑफ फेशियल एंड एक्सिलरी हेयर भी करवाते हैं इनकी बॉडी के अंदर पूरे में। एग्रेसिवनेस भी लड़कों में थोड़ी सी लाई जाती है। ठीक है,
और लो पिच वॉइस, लड़कों में लो पिच वॉइस होती है, लड़कियों की पिच हाई होती है, राइट। एंड्रोजन प्ले अ मेजर स्टिमुलेटरी रोल इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो एंड्रोजन स्टिमुलेट करता है द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। और स्पर्मेटोजोआ को ब्रैकेट में लिख दो स्पर्म, स्पर्म्स को ही बुला रहे थे ना हम आगे, यही बनेंगे। Now, androgen act on the central nervous system and influence the male sexual behavior. तो एंड्रोजन सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे भी जाता है, दैट इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और वो क्या इन्फ्लुएंस करता है, मेल सेक्सुअल बिहेवियर, जिसको कहते हैं लेबिडो। तो लेबिडो का मतलब होता है सेक्स बिहेवियर, और यू कैन से डिजायर। तो जो सेक्स की डिजायर होती है, उस डिजायर को, उस बॉडी का अरोज होने को हम लेबिडो कहते हैं, ठीक है। These hormone produces anabolic effect on protein and carbohydrate metabolism. तो इस हार्मोन का इफेक्ट कैसा है, कैटाबॉलिक या एनाबॉलिक? इट इज एनाबॉलिक, ये है नीट का क्वेश्चन, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो एंड्रोजन जब आया, एंड्रोजन कैसा है, लिख लो यहाँ पर ऊपर, एनाबॉलिक। एना मतलब बनाना या तोड़ना, बनाना। फॉर्म करना। हाँ, तो देखो एंड्रोजन के इफेक्ट में बॉडी में मसल बनी है ना, राइट, खत्म थोड़ी हुई है। तो बॉडी में मसल की फॉर्मेशन कराया रहा है ये, राइट। तो इसलिए हम इसको एनाबॉलिक बोलेंगे, कैटाबॉलिक नहीं बोलेंगे। ये बॉडी को और मैच्योर बना रहा है, राइट। तो एनाबॉलिक, इट इज नॉट कैटाबॉलिक। क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, मेरा चार्जिंग पे लगा दूं मैं इसे। हेलो, 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 Yes, ma'am. यस Yes, मैम। ma'am. पागल हो। आओ भी, चलो 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 खत्म करते हैं इसको। देखो ओवरी की बात हो रही है, तो तुमको पीछे कुछ नहीं पढ़ा, तुमने फिर टेस्टोस्टेरोन की बात करी, और कहीं पे तुमने पढ़े थे एंड्रोजन? कोई और ऑर्गन सीक्रेट करता था मेल में बिफोर प्यूबर्टी? अबे क्या बे, ऑर्गन सीक्रेट करते And एड्रेनल cortex, ग्लैंड में? adrenal कौन सा, cortex. कौन सा वाला कॉर्टेक्स, कौन सा पार्ट, ग्लोमेरुलोसा, वेसिकुलरिस या रेटिकुलरिस? वेसिकुलेटा या रेटिकुलरिस? रेटिकुलरिस, Reticularis. बिल्कुल अंदर वाला, यस। प्यूबर्टी के बाद बहुत कम सीक्रेट करता है, तब टेस्टिस करती है। आओ ओवरी पे आए। ओवरी में फीमेल हैव अ पेयर ऑफ ओवरीज लोकेटेड इन द एब्डोमेन। बेटा ये क्वेश्चन बन जाएगा, ओवरी है कहाँ? ओवरीज लोकेटेड इन द एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन, अपर एब्डोमेन, सो ऑन। एब्डोमेन सिंपली लिखा है उसने, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। ओवरी इज अ प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन, तो प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन ओवरी है फीमेल के अंदर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस टाइम पे कंफ्यूजन हो जाती है, तो इसलिए ऐसे वर्ड्स को अंडरलाइन करके रखते हैं हम लोग। विच प्रोड्यूसेस एन ओवम, वन ओवम ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक अंडा रिलीज होना है, ठीक है। इन एडिशन ओवरी ऑल्सो प्रोड्यूसेस टू ग्रुप ऑफ स्टीरॉयडल हार्मोन। तो ओवरी भी तो ड्यूअल इन नेचर हुई ना, ड्यूअल फंक्शन इन नेचर, है ना, जस्ट लाइक टेस्टिस, कह सकती हूँ ना मैं? Yes, ma'am. यस मैम। नाउ राइट। और ये कौन से हार्मोन सीक्रेट करती है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। पीछे क्या बात करी थी हमने, टेस्टिस कौन सी करती थी, एंड्रोजन्स बहुत तरह के, और उसमें हम सिर्फ टेस्टोस्टेरोन पढ़ते हैं। यहाँ पर ये जो ओवरी है, ये भी एंड्रोजन ही सीक्रेट कर रही है ना, लेकिन इसमें जो हम, एंड्रोजन मतलब सेक्स हार्मोन, लेकिन इसमें जो हम सेक्स हार्मोन पढ़ रहे हैं, हमने पढ़ने हैं दो। एक है हमारा एस्ट्रोजन,
और दूसरा है हमारा प्रोजेस्टेरॉन। याद रखना प्रोजेस्टेरॉन कौन सिक्रीट करता है, जो हमारी ओवरी है उसके अंदर एक चीज बनती है जिसे हम बोलते हैं कॉर्पस लूटियम। लूटियम। सिर्फ कॉर्पस लूटियम सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरॉन मेनली, ठीक है। बाकी जो उसके सेल्स होते हैं ना फॉलिकुलर सेल वगैरह, वो एस्ट्रोजन सिक्रीट करते हैं, ठीक है। तो कॉर्पस लूटियम प्रेगनेंसी के टाइम पे सिक्रीट करता है, ओके। नाउ ओवरी इज कंपोज्ड ऑफ ओवेरियन फॉलिकल एंड स्ट्रोमल टिश्यू। ओवरी का स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा भाई तुम्हें थोड़ा सा, तो एक बार उसको रिवाइज कर लेना, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, ठीक है। ओवरी होती है ऐसे पूछू पूछू सी, उसमें होते हैं बहुत सारे ओवेरियन फॉलिकल्स, ये फॉलिकल है ओवेरियन फॉलिकल। और उसके अलावा जो सेल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं ना यार स्ट्रोमल सेल, Yes, ma'am. राइट, स्मॉल टिश्यू बोल देंगे। कंफ्यूज मत हो जाना, ये क्या लिख दिया भगवान, हमने सुना नहीं था, पढ़ा है यार, सब पढ़ा है तुमने। स्ट्रोमा के अंदर जो पढ़े वो स्ट्रोमल टिश्यू हो गए ना। एस्ट्रोजन इज सिंथेसाइज्ड एंड सिक्रेटेड मेनली बाय द ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल। ये रहा नीट का क्वेश्चन। एस्ट्रोजन किसने किया, सिंथेसाइज भी इन्होंने किया और सिक्रीट भी किसने किया, ओवेरियन फॉलिकल, ये जो ग्रो कर रहे हैं। प्राइमरी फॉलिकल बनेगा, फिर सेकेंडरी फॉलिकल, फिर टर्शरी फॉलिकल, फिर ग्राफिन फॉलिकल बनेगा, याद है तुमको, बड़ा होता चला जाता है, ऐसे तो बनाते थे ना। तो ये सिक्रीट करते रहते हैं एस्ट्रोजन्स, ठीक है। आफ्टर ओव्यूलेशन अंडा बाहर निकल गया, द रप्चर फॉलिकल इज कन्वर्टेड इनटू स्ट्रक्चर कॉल्ड कॉर्पस लूटियम। ये रप्चर हो गया, इसने एग बाहर रिलीज कर दिया भाई ने, अब ये रप्चर सा हो गया और ये येलोइश कलर का बन जाता है, क्योंकि हमें ये बहुत अच्छे से याद है, ठीक है। इसे हम बुलाते हैं कॉर्पस लूटियम, जो सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरोन। तो ये लाइन करो अंडरलाइन, आफ्टर ओव्यूलेशन वाली प्रोजेस्टेरोन तक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके डन। Yes, ma'am. एस्ट्रोजन प्रोड्यूसेस वाइड रेंजिंग एक्शन। अब ये बता रहे एक्शन क्या है, एस्ट्रोजन के बहुत एक्शन है, मैं सीरियसली बोलूंगी, साइड में लिख लेना, इसको तो कॉपी पे लिखना। एस्ट्रोजन के फंक्शन, पहला ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ फीमेल सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन फीमेल के क्या अंदर मेनली क्या होता है, ब्रेस्ट, क्योंकि बेबी को फीड करने का तो काम ब्रेस्ट नहीं करना है, राइट। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन तो मेन यही हो गया, ठीक है। सेकेंडरी कैरेक्टर हो गया फीमेल की बॉडी में कर्व आना, उसकी आवाज का लो हाई पिच हो जाना, वो सेकेंडरी कैरेक्टर है। ये बोल रहा है फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। फीमेल के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन वो है जो गैमीट तो नहीं बनाते लेकिन रिप्रोडक्शन को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नेक्स्ट पेज पे लिख रही हूँ, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर एक वर्ड है, और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन अलग वर्ड है, ठीक है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है जो नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू सेक्स और सेक्सुअल डिवाइस और रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, अगर लड़के की लो पिच वॉइस है तो वो रिप्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली है। हो सकता है उसकी लो पिच जो वॉइस है वो अट्रैक्टिव हो, फीमेल को अट्रैक्ट करे, राइट। सो ये पॉसिबिलिटी होती है। तो सेकेंडरी कैरेक्टर क्या होगा, एग्जाम्पल हम इसका क्या लेंगे, लाइक लो पिच इन वॉइस इन बॉयज, और हम बोलेंगे कर्वी बॉडी इन गर्ल्स। किसी किसी में एक्सेप्शन भी होता है, इस तरीके से नहीं भी होता तो इतनी कोई इशू नहीं होता, वो तब भी फर्टाइल तो होते हैं ना, फर्टिलिटी से तो कोई लेना देना नहीं है ना उनका, राइट। तो रिप्रोडक्शन या फर्टिलिटी से नहीं लेना देना उनका इस चीज में। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन बट हाँ सपोर्ट करते हैं, बट एनहेंस और यू कैन से सपोर्ट रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन को सपोर्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ब्रेस्ट है तो रिप्रोडक्शन सही है ना, बेबी को फूड मिल जाएगा, राइट। तो एग्जाम्पल मैं इसका दे सकती हूँ, फीमेल के केस में बहुत बढ़िया से एग्जाम्पल होता है ब्रेस्ट। इट सपोर्ट न्यूबॉर्न बेबी, इन्फेंट्स कहते हैं उन्हें, बाय गिविंग फूड। क्लियर, फर्क समझ आया, Yes, ma'am. ओके। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, बड़ा पास के वर्ड्स है ना, कंफ्यूज करते हैं ये। चलो नेक्स्ट टाइम आ जाओ, खत्म करना है ये, मैं चाहती हूँ तुम 9:30 तक फ्री हो जाओ।
द डेवलपमेंट ऑफ ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल, बेटा सेकंड पॉइंट, ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल की डेवलपमेंट में मदद करता है, इसलिए ग्रोइंग फॉलिकल एस्ट्रोजन सिक्रीट करता है ताकि खुद की डेवलपमेंट बढ़िया कर पाए। अपीयरेंस ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर, ठीक है, देखो सेक्स ऑर्गन ऊपर, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर नीचे, तो उसकी अपीयरेंस भी एस्ट्रोजन की वजह से। तीसरा पॉइंट लिख लेना साइड में, हाई पिच वॉइस ऑफ फीमेल। मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट, उसकी एग्जांपल लिखी है उन्होंने, ठीक है। नाउ एस्ट्रोजन ऑल्सो रेगुलेट फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर, तो फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर ब्रैकेट में लिबिडो लिख सकती हूँ मैं, है ना, लिबिडो मतलब सेक्सुअल बिहेवियर को ही कहते हैं। तो ये फोर्थ पॉइंट है। तो एस्ट्रोजन के पॉइंट्स क्लियर, लिख लोगे साइड में, Yes, ma'am. लिख लेना, कॉपी में लिख लेना बेहतर है। प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट प्रेगनेंसी, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन तंग बहुत करते हैं, मैं बता रही हूँ अभी भी, तो प्रोजेस्टेरोन के पॉइंट भी लिख लो, ज़्यादा नहीं बनेंगे इसके, लेकिन लिखना, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के साथ मिलकर आएगा ये, ठीक है। पहला वो प्रेगनेंसी सपोर्ट कर रहा है, ऑल्सो एक्ट ऑन द मेमोरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट फॉर्मेशन ऑफ एल्वुलाई, मेमोरी ग्लैंड की डेवलपमेंट भी करवाता है ये। सैक लाइक स्ट्रक्चर विच स्टोर मिल्क एंड मिल्क सिक्रीशन, तो मिल्क की प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन में भी काम करता है, लेकिन याद रखना मिल्क की मेनली सिक्रीशन जो करा रहा है वो हमारा ऑक्सीटोसिन ही करा रहा है, ठीक है, लेकिन इसका एक साथ रोल होता है उसके अंदर। ओके, तो फॉर्मेशन ऑफ एल्वुलाई एंड मिल्क सिक्रीशन में भी ये काम करता है, ठीक है, डन। Yes, ma'am. Yes, ma'am. आ जाओ, हॉर्मोन्स ऑफ किडनी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड हार्ट, ध्यान से सुनना। नाउ यू नो अबाउट द एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड देयर हार्मोन, अपने को पता है सारे एंडोक्राइन ग्लैंड और उसके हार्मोन सब देख लिए। However, as mentioned earlier, hormones are also secreted by some tissue which are not endocrine glands. हार्मोन वो टिश्यू भी सिक्रीट करते हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स नहीं है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स नहीं है मतलब जो बिना डक्ट, एंडोक्राइन ग्लैंड्स का मतलब जो डक्ट के बिना अपनी सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में डाले। तो ऐसे भी बॉडी में स्ट्रक्चर है, तो डायरेक्टली ब्लड में अपनी सिक्रीशन डाल देते हैं, मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से, फॉर एग्जाम्पल जायनोस को अंडरलाइन कर लो, ऐसे क्वेश्चन बनता है। पहला, एट्रियल वॉल ऑफ अ हार्ट, एट्रियल वॉल कौन सी होती है, हार्ट याद है तुमको, थोड़ा सा भी याद है, मैम Yes, ma'am. तो उसका जो ऊपर का स्ट्रक्चर होता है ना, एट्रिया बोलते हैं ना हम इसको, ऊपर वाले को, ये वाले ये वाले, Yes, ma'am. इसकी जो वॉल होती है, इसकी वेल्व नहीं बोल रही हूँ मैं, ये वेल्व की बात नहीं हो रही, ये वॉल की बात हो रही है, ध्यान से सुनना। तो इसकी जो वॉल होती है ऑफ आवर हार्ट सिक्रीट अ वेरी इंपॉर्टेंट पेप्टाइड हार्मोन। सबसे पहले कौन सा हार्मोन सिक्रीट कर रही है, पेप्टाइड हार्मोन, और क्या नाम है उसका, एट्रियल नेट्यूरेटिक फैक्टर, इट इज अ पेप्टाइड हार्मोन, ठीक है, सिक्रीट कर रही है ये। विच डिक्रीजेज ब्लड प्रेशर, काम क्या है इसका, डिक्रीज बीपी, ये हमने रेस्पिरेशन में भी पढ़ा था अगर तुमको याद है तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज करने में ये काम कर रही है, तो इस सिक्रीशन को भी हम हार्मोनल कहते हैं। दूसरा, लेकिन ये एंडोक्राइन ग्लैंड तो नहीं है। दूसरा, when blood pressure is increased ANF is secreted which causes dilation of the blood vessel, कैसे डायलेट, क्या करेगी ये डायलेट कर देती है ब्लड वेसल को, डायलेट ब्लड वेसल। तो डायलेट का मतलब क्या होता है, खुल जाना, याद है ना तुमको, डायलेट और कॉन्स्ट्रिक्ट का फर्क बहुत लोगों को कंफ्यूजन है। डायलेट का मतलब है ऐसा था और इतना बड़ा सर्कल हो गया, डेट डायलेशन होता है, और कॉन्स्ट्रिक्ट का मतलब था कॉन्स्ट्रिक्ट का मतलब था इतनी सी स्पेस थी और वो और छोटी हो गई है, दिस इज कॉन्स्ट्रिक्ट, क्लियर। Yes, ma'am. जब एरिया बढ़ा दोगे, डायमीटर बढ़ा दोगे, तो ब्लड प्रेशर रिड्यूस होगा ना, आराम से ब्लड फ्लो कर जाएगा। नाउ दिस रिड्यूसेस द ब्लड प्रेशर, ओके, क्लियर इतना, डन। यस मैम Yes, ma'am. बहुत छोटू सा था, डायरेक्ट बना दिया। द जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी प्रोड्यूसेस अ पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड एरिथ्रोपोएटिन, ठीक है, जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स जो किडनी के होते हैं वो बनाते हैं एरिथ्रोपोएटिन विच स्टिमुलेट एरिथ्रोपोइसिस, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। तो जहाँ भी फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी है उसको एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। तो वो ये भी पूछ सकते हैं कौन सा हार्मोन एरिथ्रोपोइसिस को सपोर्ट करता है, तो किडनी के जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल सिक्रीट करते हैं एरिथ्रोपोएटिन और वो रिलीज करता है एरिथ्रोपोइसिस। जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स होते कहाँ हैं, कौन से साइड होते हैं, किडनी के अंदर है नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के अंदर कौन सा पार्ट है, ये देखो यार, पता था मुझे, ये देखो ध्यान से देखना, ये तुमको दिख रहा है ये बड़ा सा स्ट्रक्चर, Yes, ma'am. दिस इज अ बाउमन्स कैप्सूल, बाउमन्स कैप्सूल है ये, पेराइटल एपिथेलियल छोड़ो तुम, बाउमन्स कैप्सूल है ये, ठीक है, ये बड़ा सा स्ट्रक्चर जो हमें दिखाई दे रहा है ऐसा सा, ये स्टेन कर रखा है क्योंकि माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है ना, नेफ्रॉन ऐसे दिखता नहीं है, राइट। अब उसके अंदर ये देखो, तुमको दिख रहा है जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स, तो अगर Yes, तुमको ma'am. याद हो बेटा, ये Yes, ma'am. नेफ्रॉन, ये है हमारा बाउमन्स कैप्सूल, ऐसा सा बना हुआ है, ठीक है, ये वही स्ट्रक्चर है। अब बाउमन्स कैप्सूल के अंदर आती थी कौन सी आर्टरी,
Afferent. एफेरेंट है ना, एफेरेंट। देखो वहाँ क्या लिखा है, जुक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल कहाँ पड़े होते हैं? जुक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स पड़े होते हैं एफेरेंट आर्टरी में, तो बेटा यहाँ पड़े हैं जुक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। ये क्वेश्चन बनता है नीट का, लिख लो यहाँ पे, इन एफेरेंट आर्ट्रियोल। ओके, लिखा। Yes, और ये ma'am. क्या सिक्रीट करते हैं? ये सिक्रीट करते हैं हमारे एरिथ्रोपोइटिन, राइट, ये करते हैं ना एरिथ्रोपोइटिन। उसके अलावा देख लो, अब लेबलिंग में कोई चीज़ देखो, अगर पास आओगे तो यहाँ पे तुम्हें मैकुला डेंसा भी दिख रहा है, देख रहे हैं? एफेरेंट आर्ट्रियोल के बिल्कुल पास, इसके पास तुम्हें मैकुला डेंसा दिख रहा है। एक्चुअली ये ऐसा जाएगा, ध्यान से देखना भी बनाने वालों, ये एक्चुअल में तुम्हें सही से दिख नहीं रहा, ये यहाँ से जा रहा है ऐसे, फिर उसके बाद पीसीटी होगा, ये नीचे ये पूरा इसका अपना स्ट्रक्चर जाएगा जैसे जाना है। उसके बाद जो डीसीटी का पार्ट आता है ना, वो बिल्कुल इसके हेड के पास जाके ऐसे फोल्ड होके पीछे जाता है, फिर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में, ठीक है। तो यहाँ पे डीसीटी का पार्ट मिल जाएगा तुमको। तो ये लिखा है मैकुला डेंसा कहाँ मिलता है तुमको? डीसीटी में। ओके, मैकुला डेंसा स्पेशल सेल्स होते हैं ना, जो मिलके रास में भी काम करते थे। समझ आया? थोड़ा थोड़ा याद आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यानी कि अगर मैं इस स्ट्रक्चर को थोड़ा और बढ़ा दूँ, मैं यहाँ बना देती हूँ यार, आई डोंट नो तुम में से कितनों को याद है। डीसीटी ऐसे ऐसे जाता है, तो जो डीसीटी होता है वो इसके पास बहुत ज़्यादा ऐसे कॉन्वोल्यूटेड सा होता है। उसके बाद कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, एक्चुअल में तो नेफ्रॉन कुछ ऐसा सा दिखता है। ओके, डीसीटी। चलो पीछे आ रही हूँ मैं, ध्यान से देखना। तो जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल जो एफेरेंट आर्ट्रियोल में है, वो सिक्रीट करते हैं एक पेप्टाइड हार्मोन। कौन सा? पेप्टाइड। और वो पेप्टाइड हार्मोन का नाम है एरिथ्रोपोइटिन, जो आरबीसी की प्रोडक्शन बढ़ाता है। तो तुम्हारी बॉडी में आरबीसी कम हो रहा है तो तुम्हारा नेफ्रॉन भी काम कर रहा है। नाउ एंडोक्राइन सेल्स प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, मतलब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम वाले पूरे पैसेज में डिफरेंट डिफरेंट एंडोक्राइन सेल्स पड़े हैं, जो सिक्रीट करते हैं 4 मेजर टाइप के पेप्टाइड। तो इन सब ने पेप्टाइड ही सिक्रीट किया अभी तक, ठीक है। 4 मेजर टाइप के पेप्टाइड हार्मोन सिक्रीट करते हैं। पहला है गैस्ट्रिन, ये लिख लो, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के साथ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाले चैप्टर में तुम डाल सकते हो इसे। 4 करते हैं, एक है गैस्ट्रिन, दूसरा है सिक्रेटिन, तीसरा कोलिसाइटोकाइनिन, फोर्थ वन गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। ये सब करा रखे हैं मैंने, देखोगे वहां तो मिल जाएगा ना। इन्होंने फंक्शन भी लिख दिया, तो अगर नहीं देखा तुमने तो यही लिख लो कि गैस्ट्रिन का क्या फंक्शन है, चार्ट बना लेना, मदद हो जाएगी। गैस्ट्रिन एक्ट ऑन द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड पे एक्ट करता है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पड़े होते थे? स्टमक में या इंटेस्टाइन में? स्टमक। Stomach में. ऐसे पिट्स बनी होती थी ना, उसके अंदर पड़े होते थे, राइट। तो गैस्ट्रिन एक्ट ऑन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिनोजन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिनोजन की सिक्रीशन कराता है, पहला पॉइंट। सिक्रेटिन एक्ट ऑन द एक्सोक्राइन पैनक्रियास, ये मैंने तुम्हें कराए थे। तो सिक्रेटिन जो होते हैं वो एक्सोक्राइन पैनक्रियास पे काम करता है, वही एसिनाई वाली के ऊपर, और स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयन। ये वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयन क्यों सिक्रीट करता है? टू मेक स्मॉल इंटेस्टाइन एल्केलाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में एसिडिक खाना आता था ना, उसको एल्केलाइन कराने के लिए करता था ये। सीसी के कोलिसाइटोकाइनिन एक्ट ऑन बोथ पैनक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर एंड स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम एंड बाइल जूस। याद करना, मैंने तुमको बोला था कि सिक्रेटिन एंजाइम नहीं सिक्रेट करा पाता पैनक्रियाज से, वो इतना पोटेंशियल नहीं होती उसमें, इसलिए उसके बाद कोलिसाइटोकाइनिन आता है जो एंजाइम भी सिक्रेट कराता है पैनक्रियाज से और गॉल ब्लैडर से। ऐसे करके याद कराया था मैंने कि कोलिसाइटोकाइनिन बड़ा स्ट्रॉन्ग है। नाउ जीआईपी इज गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, इनहिबिट गैस्ट्रिक सिक्रेशन एंड मोटिलिटी। तो गैस्ट्रिक जो तुम्हारा स्टमक है वो पेरिस्टाल्सिस कर रहा है, उसको भी रोकेगा ये, और ये गैस्ट्रिक सिक्रेशन को भी रोकेगा जब खाना नहीं है। सेवरल अदर नॉन एंडोक्राइन टिश्यू सिक्रेट हार्मोन कॉल्ड ग्रोथ फैक्टर्स। तो बहुत सारे और एंडोक्राइन नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज हैं जो ग्रोथ फैक्टर सिक्रीट करते हैं। दीज फैक्टर आर एसेंशियल फॉर द नॉर्मल ग्रोथ टिश्यू एंड देयर रिपेयरिंग एंड रीजनरेशन। छोटी छोटी चोटे वोटे लगती रहती है, जैसे ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी में थोड़ी थोड़ी रप्चर होती रहती है, तो उसकी हीलिंग ये छोटे छोटे ग्रोथ फैक्टर करते रहते हैं। बहुत सारे नॉन एंडोक्राइन टिश्यू सिक्रेट करते हैं, तो जानने की जरूरत नहीं है। ये बात समझ में आई यहाँ पर, पूरा एंडोक्राइन वाला पार्ट Yes, ma'am. सिस्टम का। तो Yes, वहां भी ma'am. कराया था, एक बार जाके देखना, तुमको रिकॉल होगा। चलूँ आगे? वहाँ Yes, बहुत ma'am. डिटेल में कराया था मैंने, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। डन? डन मैम। बस थोड़ा सा रहता है, उसके बाद आराम से भाग जाना, ठीक है। बस खत्म होने वाला है। देखो मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, हार्मोन एक्शन कैसे करता है, ठीक है। अगर कोई भी हार्मोन है, मैंने कहीं यहाँ जगह छोड़ दी,
हार्मोन के बारे में थोड़ी बात समझते हैं। देखो, दो तरीके के हार्मोन्स होते हैं। एक होते हैं पानी में घुल जाएंगे, तो एक पानी का ग्लास रखो, उसमें हार्मोन डाला, मस्त पानी में घुल गया, वाटर सॉल्युबल। एक हार्मोन ऐसा है जो लिपिड में घुलेंगे, पानी में नहीं घुलेंगे, तैरेंगे अलग से ऊपर। तो वहां पे दूसरा ग्लास रखो जिसमें तुमने बहुत सारा फैट रखा है, अब उसमें वो हार्मोन डाल, वो घुल जाएगा। ठीक है, तो हार्मोन दो टाइप के हैं, कैटेगरी में डिवाइड कर दिया हमने इसको। एक हमने कह दिया पानी में घुलने वाले, और एक हमने कहा लिपिड में घुलने वाले। ठीक है, जैसे उनके नेचर है वैसे उसका हमारी बॉडी में काम भी होगा। देखो अब कैसे, लिपिड सॉल्युबल जो होते हैं वो जर्नली किससे ड्राइव होते हैं, उनका प्रिकर्सर अगर मैं बोलूँ तो बहुत सारे हैं जिनका प्रिकर्सर कोलेस्ट्रॉल है। तो कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल भी है। वैसे तो हमारी बॉडी बना लेती है इतना कोलेस्ट्रॉल, लेकिन थोड़ा फैट खाना भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि बिना फैटलेस डाइट कर लो, इसलिए थोड़ा तेल डालना भी जरूरी है खाने में। गुड कोलेस्ट्रॉल यू शुड यूज। तो लिपिड सॉल्युबल जो हार्मोन होते हैं उनका जर्नली, अब ये हार्मोन की बात कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है, जर्नली प्रिकर्सर होता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल मॉडिफाई करके स्टीरॉयडल हार्मोन बनाता है। तो तुम्हारी बॉडी में जितने भी स्टीरॉयडल हार्मोन है वो कोलेस्ट्रॉल की मॉडिफिकेशन से बने हैं। अब स्टीरॉयडल हार्मोन में मैंने तुम्हें कौन से हार्मोन बोले थे, इफ यू रिमेंबर, मैंने बोला था जितने भी एंड्रोजन्स होते हैं, सेक्स हार्मोन्स होते हैं, वो सारे के सारे स्टीरॉयडल हार्मोन होते हैं। ठीक है, याद है तुमको? Yes, ma'am. इसलिए Yes, कभी ma'am. तुमने सोचा हो कि कभी कभार कुछ लोग स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं या फिर कुछ बॉडी बिल्डिंग साइड चले जाते हैं, कुछ लोग स्टीरॉइड्स लेते हैं बाहर से, तो वो स्टीरॉयडल हार्मोन लेते हैं, टेस्टोस्टेरोन वगैरह, अपनी बॉडी को और बिल्डअप करने के लिए, सेकेंडरी कैरेक्टर बढ़ाना है ना उनको मसल का। तो वो भी स्टीरॉइड्स हम बोलते हैं ना, एक्चुअली वो एंड्रोजन ही ले रहे होते हैं, क्योंकि वो स्टीरॉयडल इन नेचर है, इसलिए हम वर्ड स्टीरॉयड यूज करते हैं। तो याद रखना स्टीरॉयड हार्मोन कौन से है। क्वेश्चन आएगा कैसे कि कौन है वाटर सोल्यूबल लिपिड सोल्यूबल, बेटा स्टीरॉयडल हार्मोन लिपिड सोल्यूबल होते कौन से स्टीरॉयडल हार्मोन, बहुत आराम से नीचे लिखा है कि अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल की बात होती है, बेटा डाइट कंट्रोल करनी पड़ती है और एक्सरसाइज करनी पड़ती है और डॉक्टर से बात करनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा बढ़ जाए कोलेस्ट्रॉल तो दिक्कत हो सकती है। तो कोलेस्ट्रॉल मॉडिफाई करने के लिए स्टीरॉयडल हार्मोन कौन से, मेल के केस में, फीमेल के केस में है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन स्टीरॉयडल हार्मोन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिख लो। फीमेल के पास जो है, मेरे पास है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, तरुण के पास है टेस्टोस्टेरोन, और भी एंड्रोजन्स है तो उसको हमने यहाँ मेंशन नहीं करा। ओके, ऊपर नीचे गिनती कर दी। अब स्टीरॉयडल हार्मोन की सिक्रीशन एड्रीनल ग्लैंड भी करता है, याद है तुमको कौन सा था, ये जो एंड्रोजन्स तुमने पढ़े हैं, टेस्टोस्टेरोन एंड ऑल, ये सब एड्रीनल ग्लैंड भी सिक्रीट करता है ना। तो स्टीरॉयडल हार्मोन यहाँ से भी सिक्रीट करते हैं, और वैसे फीमेल में होते हैं ओवरी से और मेल में होते हैं टेस्टिस से, याद रहेगा। यस मैम। अब अगर वाटर सॉल्युबल की बात करें तो वाटर सॉल्युबल में तुमको मिलेंगे टायरोसिन। टायरोसिन कहाँ पढ़े थे, Amino acid. टायरोसिन, हाँ, टायरोसिन इज एन अमीनो एसिड, वेरी गुड, बातों में ये आया तो मेरी। एमिनो एसिड की मॉडिफिकेशन से एक हार्मोन बनता है, इसका नाम है आइडोथायरोनिन। कहाँ पढ़ा था थायरोनिन वर्ड, थायराइड थायराइड हार्मोन, थायराइड हार्मोन। तो थायराइड हार्मोन का प्रिकर्सर क्या है, Tyrosine. ये क्वेश्चन बनता है नीट का, और ये वाटर सॉल्युबल है ओवरऑल। ठीक है, चलो आगे, यस मैम Yes, ma'am. समझ आया ना। तो देखो वाटर सॉल्युबल की थोड़ी सी और बात कर रहे हैं कि वाटर सॉल्युबल अमाइन हार्मोन्स भी होते हैं जिनका प्रिकर्सर, देखो अमाइन हार्मोन एक बड़ी कैटेगरी होगी, अब उसके अंदर हम बात करेंगे प्रिकर्सर क्या है। अगर प्रिकर्सर है आपका टायरोसिन, ठीक है, टायरोसिन पीछे प्रिकर्सर पढ़ा था ना हमने, तो अगर आपका प्रिकर्सर मतलब स्टार्टिंग मटेरियल है जिसको मॉडिफाई कर करके तुम हार्मोन बनाने वाले हो, तो अगर प्रिकर्सर टायरोसिन है, आप उसको मॉडिफाई करके कौन कौन से हार्मोन बना सकते हो, आप एड्रेनलिन भी बना सकते हो, नॉन एड्रेनलिन भी बना सकते हो, और डोपामीन भी बना सकते हो, और टायरोसिन को मॉडिफाई करके आप थायराइड हार्मोन भी बना सकते हो। देखो 4 हार्मोन टायरोसिन की मॉडिफिकेशन से है, तो बहुत अच्छा प्रिकर्सर है ये। ठीक है, नाम पे ही क्वेश्चन आएगा, इन्हें हम कहते हैं अमाइन हार्मोन। ओके, समझ आया, ये तुमको याद ही करना पड़ेगा तो थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन लिखोगे तो हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। अगर प्रिकर्सर, मेरे पास प्रिकर्सर जो है वो ट्रिप्टोफैन है, उस केस में क्या होगा, अगर मेरा प्रिकर्सर ट्रिप्टोफैन है तो मैं 2 बना सकती हूँ, एक सीरोटोनिन और एक मेलेटोनिन। मैम हाँ शिवानी, होता है। तो ट्रिप्टोफैन की मॉडिफिकेशन से हम लोग सीरोटोनिन और मेलेटोनिन बना सकते हो, तो ये इनकी मॉडिफिकेशन है। ठीक है, तुम्हें प्रिकर्सर पता होना चाहिए, प्रिकर्सर पे क्वेश्चन आता है। ओके, और आप हिस्टडीन को मॉडिफाई करके हिस्टामाइन भी बना सकते हो। तो ये सारे हार्मोन जो है वो किस नेचर के हैं, देखो स्टीरॉयडल तो अपन पीछे पढ़ चुके हैं, ये है अमाइन नेचर के। ठीक है,
क्योंकि ये सब के सब अमीनो एसिड की मॉडिफिकेशन से बन रहे हैं ना, तो इनके पास अमाइन ग्रुप होगा। कौन सा ग्रुप होता है अमाइन? एक COH होता है H, और एक R होता है, एक NH। Two. वैसे तो हाँ NH2 होता है ना, ये NH4 Yes. तो नहीं होता, No, ma'am. NH2 होता है ना ये। तो NH2 की मॉडिफिकेशन कर करके तुम ये हार्मोन बना रहे हो। तो अमाइन के अंदर तुम एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन, डोपामीन पढ़ोगे, और सीरोटोनिन, मेलेटोनिन और हिस्टामिन पढ़ोगे, राइट? अमाइन हार्मोन्स याद रहेंगे। Yes, ma'am. Ma'am. और ये जो जर्नल स्ट्रक्चर है, ये अमीनो एसिड का जर्नल स्ट्रक्चर होता है, बायोमोलिक्यूल में करा था। आओ भाई, पेप्टाइड एंड प्रोटीन्स। पेप्टाइड एंड प्रोटीन वाले हार्मोन कौन से? पेप्टाइड के हार्मोन तो हमने बहुत पढ़े हैं। तो हमने हाइपोथैलेमस के जितने हार्मोन पढ़े सारे पेप्टाइड एंड प्रोटीन्स है। पिट्यूटरी के, पैराथॉर्मोन के, कैल्सिटोनिन जो हमने पढ़ा था, थाइमोसिन भी जो थाइमस से आता था, और पैनक्रियाटिक हार्मोन जो थे वो सबके सब हमारे पेप्टाइड एंड प्रोटीन हार्मोन होते हैं। ओके, Yes, ma'am. तो हमने पढ़ लिए स्टीरॉयडल, हमने पढ़े अमाइन नेचर वाले हार्मोन, और हमने पढ़े पेप्टाइड हार्मोन। ठीक है, पेप्टाइड एंड प्रोटीन्स। मूविंग ऑन। प्रीवियस स्लाइड। ओके, डन। डन मैम। अब देख एक्शन ऑफ हार्मोन, आई थिंक यहाँ कुछ नहीं होगा। देख एक्शन ऑफ हार्मोन की बात करती हूँ। अब हार्मोन तो दो तरीके के तुझे मेन समझने हैं। देख, एक तो हमने जो मेन कैटेगरी पढ़ी थी वो स्टीरॉयडल की थी, स्टीरॉयडल हार्मोन है जो बेटी गलत तरीके से बता रही हूँ मैं, सॉरी माय बैड। एक्शन ऑफ हार्मोन की बात करूँ तो तुझे दो चीज़ें याद रखनी है। एक्शन ऑफ हार्मोन, हार्मोन आया मेरी बॉडी में, रिलीज हो गया ऑर्गन से, ब्लड में घुल गया, पहुंच गया अपने टारगेट साइट पे। अब क्या एक्शन ऑफ हार्मोन एट टारगेट साइट होता क्या है, कहाँ एक्ट करता है ये? तो देखो, एक थे हमारे पास दो तरीके के हार्मोन थे, एक थे वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल के अंदर कौन कौन से आएंगे? अमाइंस वाले और प्रोटीन्स एंड पेप्टाइड्स, राइट? करेक्ट। और दूसरे वाले हमारे पास कौन से कौन से कौन से? Lipid soluble. आजा भाई, लिपिड सॉल्युबल। इसमें हमारे पास कौन से आएंगे? Steroidal. स्टीरॉयडल। ठीक है, अब इसके लिए ये क्या करेगा टारगेट साइट पे, इसे जानने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी जो टारगेट साइट है वो बेसिकली सेल है, सेल है ना ये, Yes, ma'am. टारगेट सेल। तो टारगेट सेल जो है, अगर मैं इस लाइन को माइक्रोस्कोप में देखूं तो हमें मिलेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मुझे ये बता दो, क्योंकि एनिमल टिश्यू की बात हो रही है तो सेल वॉल मत लगा देना, बहुत पिटोगे। अब मुझे बता दो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? Lipid. लिपिड की बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर। तो लिपिड, लिपिड को लिपिड पसंद हो गया या पानी? इसको लिपिड पसंद है, यस। हेट वाटर। कौन सी साइड को हेट है वाटर से? स्पेशली इस साइड को हेट है वाटर से। और मेनली तो यही साइड है ना, जो पूंछ है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू हेड। हेड को तो पसंद है पानी, लेकिन पूंछ को पसंद नहीं है पानी। तो ये किन हार्मोन को रेजिस्ट करता है? डू नॉट लेट वाटर सॉल्युबल हार्मोन एंटर टू एंटर। तो उनको एंटर नहीं करने देगा तो क्या वो असर नहीं करेंगे? ऐसा थोड़ी है, असर तो वो करेंगे ना बॉडी में। तो ऐसे तो सारे सेल्स उसको जाने नहीं देंगे, तो ऐसे तो हाइपोथैलेमिक हार्मोन काम ना कर पाए। तो वो काम कैसे करता है वो समझना है। इतना लिख लिया सबने? Yes, ma'am. ये देखो मजेदार चीज है। अरे अरे अरे, वाटर सॉल्युबल हार्मोन कैसे काम करते हैं? ये बना दी हमने लिपिड की बाइलेयर। ठीक है, लिपिड की बाइलेयर में बेशक वो एंटर नहीं कर सकते, लेकिन लिपिड के स्ट्रक्चर पे पड़ा होता है हमारे पास रिसेप्टर। ये है हमारे रिसेप्टर। ओके, तो ये है हमारा रिसेप्टर। तो ये रिसेप्टर क्या करेगा, ये कैच कर लेगा किसको? हमारा वाटर सॉल्युबल हार्मोन। तो वाटर सॉल्युबल हार्मोन जो होते हैं वो रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाते हैं। अब ये रिसेप्टर है जिसने पहली बार वाटर सॉल्युबल हार्मोन को पकड़ा है ना, इसलिए हम इस रिसेप्टर को बोलते हैं प्राइमरी रिसेप्टर। और इसको हम ये भी बोल सकते हैं प्राइमरी मैसेंजर। प्राइमरी वर्ड इसके साथ आएगा। अब इसने इसके साथ लग गया, उससे क्या हुआ? अंदर ना चेंजेस आते हैं। ठीक है, चेंजेस आते हैं और कुछ चीज़ें फॉर्म होती है, और ऐसे कुछ केमिकल फॉर्म होते हैं जो फाइनली सेल को बताते हैं कि तुझमें चेंज क्या आना है। जैसे हाइपोथैलेमस का हार्मोन आया है,
ठीक है, पिट्यूटरी के सेल के पास गया है, तो पिट्यूटरी के सेल के पास पहले तो वो उसके रिसेप्टर से बाइंड करेगा, प्राइमरी मैसेंजर से, फिर उसके बाद अंदर वो सेल के अंदर केमिकल चेंजेस करेगा और क्या जनरेट कर देगा वो, कुछ ऐसे केमिकल या स्ट्रक्चर्स जिन्हें हम कहेंगे सेकेंडरी मैसेंजर। जैसे कि सेकेंडरी मैसेंजर का एग्जाम्पल है फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम आयंस। इस तरीके से वो जनरेट करेगा कि कैल्शियम आयन अब उस सेल को बताएगा कि भाई पिट्यूटरी से हार्मोन आया है, अब हमें पर्टिकुलर हार्मोन थायराइड ग्लैंड के लिए सिक्रीट करना है। तो ऐसे वाले मैसेंजर जो सेल के अंदर मॉडिफाई हुआ है उनको हम कहते हैं सेकेंडरी मैसेंजर, और अब ये सेल में चेंजेस करवाएंगे, चेंजेस इन सेल, और सेल में एक्शन करवा देंगे। समझ में आया? तो वाटर सोल्यूबल हार्मोन ऐसे काम करते हैं, पहले बाहर रिसेप्टर से बाइंड करते हैं, फिर सेल के अंदर सेकेंडरी मैसेंजर प्रोड्यूस करते हैं जो ओवरऑल सेल के अंदर पर्टिकुलर फंक्शन कराता है या चेंज कराता है। ओके, Yes, ma'am. पीछे जा रही हूँ मैं, देखो और कहीं, हाँ। अब सेकेंडरी मैसेंजर के एग्जाम्पल पे क्वेश्चन आएगा, वो तुमको सब बहुत सारे दे के पूछेंगे कौन सा सेकेंडरी मैसेंजर नहीं है। यू हैव टू लर्न दिस, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडरी मैसेंजर है कैल्शियम आयन, सेकेंडरी मैसेंजर है कैम, सेकेंडरी मैसेंजर है GMP। CAMP इज CAMP, ऐसे लिखना है, ये सी छोटा। CAMP क्या होता है? साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। मोनोफॉस्फेट क्या होगा? साइक्लिक AMP, बेसिकली AMP है ना, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, तुमने पढ़ा होगा ना, ATP से ADP से AMP बनता है, याद है? Yes, ma'am. ऐसे ATP होता है, एक फॉस्फेट निकाल दो तो ADP बनता है, एक फॉस्फेट निकाल दो तो AMP बनता है। एनर्जी सोर्सेज होते हैं ना, यहाँ से मैंने एक फॉस्फेट निकाल दिया, फिर यहाँ से मैंने एक फॉस्फेट निकाल दिया। वैसे ही GMP होता है, GMP स्टैंड्स फॉर साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। ये तुमने पढ़ा था उसके अंदर, साइकिल्स, प्लांट की साइकिल्स के अंदर पढ़ा था। फिर एक और सेकेंडरी मैसेंजर होता है IP3 आइनोसिटोल फॉस्फेट, याद करना पड़ेगा, और एक होता है डैग डाई एसाइल ग्लिसरॉल। इसके अलावा जो भी आएगा ना वो सेकेंडरी मैसेंजर में मत डालना, इतने याद हो जाएंगे। इतने तुमको याद करने पड़ेंगे यार, क्वेश्चन आता है इससे। ओके, क्लियर? Yes, ma'am. मैम बेटा पीछे जा रही हूँ, स्टीरॉयडल पे, ठीक है। इसने एक से ऐसे एक्ट किया तो स्टीरॉयड ने कैसे किया यार? स्टीरॉयड के लिए ज़्यादा इजी है जिंदगी यार। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टीरॉयड पसंद है, बहुत पसंद है। Ma'am. Yes, ma'am. कहती आजा, ऐसी आजा अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, क्रॉस करने देती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको यार, पापी। तो स्टीरॉइड्स लेना क्यों खतरनाक है भाई? वो क्रॉस कर जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, कहाँ चले जाते हैं? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में अब रिसेप्टर ना हमेशा सरफेस से अटैच नहीं होते, कुछ तैर भी रहे होते हैं, तो साइटोप्लाज्म में आपको इसके रिसेप्टर तैरते हुए मिल जाएंगे। लगती ये भी रिसेप्टर से है, ये रिसेप्टर से जाके बाइंड करते हैं, तो ये बन जाता है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। पीछे भी हम कह सकते हैं हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना है। और ये ना सेकेंडरी मैसेंजर प्रोड्यूस नहीं करता, ये क्या जाता है, ये सीधा जाता है किसके पास? या बढ़िया से एक सेल बड़ा होता है न्यूक्लियस के अंदर, क्या बोलते हैं उसको, चीज पड़ी होती है, DNA. DNA, और डायरेक्टली जाके देखो, ये इसकी खतरनाक बात है कि ये बेसिकली डायरेक्टली एक्ट ऑन जेनेटिक मटेरियल एंड परफॉर्म फंक्शन। ये यार सीधा जीन को जाके बोल देता है कि बॉडी के अंदर ये चेंज करना है, ये हार्मोन प्रोड्यूस करने का स्टार्ट कर दे। तो स्टीरॉयड हार्मोन का जो इफेक्ट है वो ज़्यादा टाइम रहता है, क्योंकि ये सीधा जाके जीन को इन्फ्लुएंस कर देता है यार, ये इतना खतरनाक होता है। इसलिए स्टीरॉयड्स अगर कोई लेता है तो उसकी बॉडी में चेंजेस आते हैं और वो जल्दी से ठीक भी नहीं होते, क्योंकि स्टीरॉयड का इफेक्ट बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, सेल के अंदर घुस जाता है वो। ठीक है, तो सेकेंडरी मैसेंजर प्रोड्यूस नहीं होगा, ये खुद ही जाके DNA को रेगुलेट कर लेता है, उसके जीन को, जिस भी जीन को उसको मॉडिफाई करना है। ओके, गॉट इट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब इसी चीज़ को पढ़ लेते हैं और तुम जा सकते हो, मुझे भी जाके मुंह धोना है। आओ। तो हार्मोन प्रोड्यूस देयर इफेक्ट ऑन टारगेट टिश्यू बाय बाइंडिंग टू स्पेसिफिक प्रोटीन कॉल्ड हार्मोन रिसेप्टर। तो हार्मोन अपना इफेक्ट कर पाते हैं प्रोड्यूस बिकॉज वो बाइंड करते हैं हार्मोन रिसेप्टर से। तो हार्मोन रिसेप्टर खुद होते क्या है? ये भी स्पेसिफिक प्रोटीन्स ही होते हैं। तो ये बात बड़े ही अजीब तरीके से यहाँ लिखी है, तो लिख लो जो रिसेप्टर्स हैं, लिख लो ये हार्मोन रिसेप्टर्स खुद क्या है? हार्मोन रिसेप्टर्स आर प्रोटीन्स ओनली, प्रोटीन से ही है वो बने,
ओके, पहली लाइन तो ये लिख लो, वेरी गुड। नाउ दे आर लोकेटेड इन द टारगेट टिश्यू ओनली, सिर्फ टारगेट टिश्यू में होंगे, ओनली, ओनली वर्ड इंपॉर्टेंट है। अगर हाइपोथैलेमस के हार्मोन को पिट्यूटरी पे वर्क करना है तो वो पिट्यूटरी पे रिसेप्टर है, मैं हाइपोथैलेमस का हार्मोन निकाल के चलो मैं थायराइड के ऊपर डायरेक्टली डालती हूँ, थायराइड पे इन्फ्लुएंस कर जाएगा? वो नहीं करेगा, थायराइड के पास उसके रिसेप्टर ही नहीं है, फर्क नहीं पड़ेगा। या मैं उसको सीधा टेस्टिस में डाल दूँ, नहीं फर्क पड़ेगा। उसने पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करना है तो सिर्फ पिट्यूटरी के बाद उसके रिसेप्टर है। ये बात समझ आई? Yes, ma'am. बहुत हाँ इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ओनली को अंडरलाइन करना। नाउ hormone receptor present on the cell membrane of the target cell are called membrane bound receptor। तो बेटे रिसेप्टर भी दो टाइप के होते हैं, इन्होंने ये बात यहाँ क्लियर कर दी है। एक होते हैं हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन बाउंड जो मेम्ब्रेन के साथ अटैच होंगे, और एक रिसेप्टर होते हैं जो इनसाइड ऑफ टारगेट सेल होते हैं, उसे हम कहते हैं इंट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर किस में देखी अभी हमने? स्टेरॉइड स्टीरॉइड्स में, यस, ये क्वेश्चन आ जाएगा, स्टीरॉइड। और वो कौन से में है? वाटर सॉल्युबल। ऐसे क्वेश्चन निकलते हैं। नाउ मोस्टली न्यूक्लियर रिसेप्टर्स, इंटरसेलुलर से इवन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर जो रिसेप्टर होते हैं वो न्यूक्लियर रिसेप्टर होते हैं। नाउ बाइंडिंग ऑफ ए हार्मोन टू इस रिसेप्टर लीड टू फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, रिसेप्टर को हार्मोन से बाइंड कर ये बन जाएगा। ईच रिसेप्टर इज स्पेसिफिक टू वन हार्मोन ओनली, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, हर रिसेप्टर एक ही हार्मोन के लिए है, एक रिसेप्टर एक हार्मोन, दूसरे हार्मोन को रिस्पॉन्स नहीं देगा वो। हैंस रिसेप्टर आर स्पेसिफिक, रिसेप्टर्स होते हैं स्पेसिफिक, स्पेसिफिक एंजाइम की तरह होते हैं रिसेप्टर्स, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन लीड टू सर्टेन बायोकेमिकल चेंजेस इन द टारगेट टिश्यू, जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स बढ़ता है टारगेट टिश्यू में कोई चेंजेस आते हैं, टारगेट टिश्यू मेटाबोलाइज, मेटाबॉलिज्म उसमें इंक्रीज हो जाएगा, मतलब केमिकल रिएक्शन होगा टारगेट टिश्यू के अंदर, और फिजियोलॉजिकल फंक्शन तुम्हें दिख जाएगा हार्मोन का कि वो बॉडी में चेंजेस ला रहा है। मतलब एक सेल है उसमें हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना, उसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हुए, और ओवरऑल बॉडी के अंदर तुम्हें चेंज रहने लग जाएगा क्योंकि वो कोई हार्मोन आगे सिक्रीट कर रहा है या कोई फंक्शन कर रहा है। On the basis of their chemical nature, hormone can be divided into two groups। hormone दो टाइप के हो सकते हैं, पेप्टाइड, इन्होंने इसको बहुत बड़ा कर दिया, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन, जैसे इंसुलिन, ग्लूकागॉन, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमिक, हमने पीछे बना लिया चार्ट, देख लेना, कोई इसमें से मिस हो गया तो ऐड कर लेना। स्टीरॉइड में हम कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडायोल, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, एस्ट्रोजन को एस्ट्राडायोल भी कहते हैं, आइडोथायरोनिन, थायराइड हार्मोन, एंड अमीनो एसिड डेरिवेटिव एफिनेफ्रिन, याद रह जाएंगे। यस मैम याद रखना एड्रीनल कॉर्टेक्स है जो स्टेरॉइडल है, इसलिए कॉर्टिसोल यहाँ है, ठीक है, लेकिन जो अंदर वाला पार्ट था एड्रीनल मेडुला वो अमीनो एसिड डेरिवेटिव है, वो स्टेरॉइड्स नहीं होंगे, एसिड डेरिवेटिव है। कौन से वाले? जो हमारे एड्रीनल मेडुला था, ठीक है, क्योंकि वहीं से सिक्रीट हुए थे ना ये। तो ये बहुत बड़ी बात बोल दी है, ध्यान रखना इस चीज़ का। नाउ हार्मोन विच इंटरेक्ट विद मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर नॉर्मली डू नॉट एंटर द टारगेट सेल, जो मेम्ब्रेन पे अटैच हो गए वो टारगेट सेल में नहीं जाते, बट सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट कर देते हैं। सेकेंडरी मैसेंजर की एग्जाम्पल भी दिए, विच इन टर्न रेगुलेट सेलुलर मेटाबॉलिज्म, इसने एएमपी साइक्लिक एएमपी फुल लिखा है, विच इन टर्न रेगुलेट सेलुलर मेटाबॉलिज्म, जो सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म मतलब यार केमिकल रिएक्शन है, पहले तो ये सुन लो, ऐसा मत सोचना सेल मर रहा है, केमिकल रिएक्शन हो जाता है, जो मैंने पीछे बताया ना वही इसने लिखा है शॉर्ट में। हार्मोन विच इंटरेक्ट विद इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, जो अंदर जाते हैं, देखो स्टीरॉयडल हार्मोन प्लस थायराइड हार्मोन भी अंदर जाता है, याद रखना, थायराइड हार्मोन अंदर जाता है। मोस्टली रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन और क्रोमोसोम फंक्शन बाय इंटरेक्शन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स विद द जीनोम, ठीक है, क्यूमुलेटेड बायोकेमिकल एक्शन रिजल्टिंग फिजियोलॉजिकल एंड डेवलपमेंटल इफेक्ट, जो भी इन दोनों की वजह से होगा वो इफेक्ट आपको बॉडी में दिखने लग जाएगा। क्लियर ये बात? यस मैम Yes, दो ma'am. पॉइंट हमने यहाँ करे, पहला एड्रीनल मेडुला का हार्मोन जो है वो अमाइनो एसिड डेरिवेटिव है, एड्रेनलिन है नॉन एड्रेनलिन, ठीक है, कॉर्टेक्स वाला लेकिन स्टीरॉयडल है। दूसरा आइडोथायरोनिन जो है थायराइड हार्मोन है जो हमारा, वो भी स्टीरॉयडल हार्मोन की तरह उसके रिसेप्टर भी सेल के अंदर होते हैं। ओके, दो बातें क्लियर? यस मैम अब बस डायग्राम देख लो, ये सेल मेम्ब्रेन है, ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन दिखा रहा है ये रहा रिसेप्टर, और उसके ऊपर हार्मोन आके लगा एफएसएच। एफएसएच कैसा हार्मोन है? बे, Follicle यही होता है, stimulating. स्टीरॉयडल है तो प्राइमरी मैसेंजर भी बनाया इसने। ओह सॉरी, ये क्या हो गया मुझे, सॉरी 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 सॉरी
क्या हो गया यार, हाइपोथैलेमस से निकलता है हमारा कौन कौन से 2 हार्मोन निकलते हैं बेटा? हाइपोथैलेमस से हार्मोन निकलता है, फिर पिट्यूटरी से हम हार्मोन निकालते थे LH एंड FSH। तो यहाँ से हम कौन से निकालते थे हार्मोन? GnRH। GnRH, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। वो जाके स्टिमुलेट करता था पिट्यूटरी को LH एंड FSH सिक्रीट करने के लिए। तो पिट्यूटरी का जो हार्मोन होता है वो बेसिकली वाटर सॉल्युबल होता है। मुझे वो देख के ना एकदम से वो याद आ गया था, स्टीरॉयडल हार्मोन। ठीक है, ये वाटर सॉल्युबल हार्मोन है। क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल हार्मोन है तो ये अंदर जा रहा है। अब आगे जाके स्टीरॉयडल हार्मोन सिक्रीट कराएगा, वो फनी बात है। तो वाटर सॉल्युबल हार्मोन है, राइट। अगर वाटर सॉल्युबल है तो मेम्ब्रेन के रिसेप्टर से बाइंड करेगा। ठीक है, मेम्ब्रेन के रिसेप्टर से बाइंड करा तो ये तो प्राइमरी रिस्पॉन्स हो गया, रिस्पॉन्स 1। अंदर जाके वो सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट कर रहा है। ये देखो, जनरेशन ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर। सेकेंडरी मैसेंजर ने क्या किया, बायोकेमिकल रिस्पॉन्स किया और आपको फिजियोलॉजिकल चेंज दिख रहा है, जैसे कि ओवरी की ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो ये है वाटर सॉल्युबल हार्मोन के लिए। ओके, Yes, ma'am. नेक्स्ट पे आते हैं। ये देखो, अब एक हार्मोन है जिसका नाम है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन कौन सेक्रेट करता है? ओवरी। Ovary. ये स्टीरॉयडल है ना, ये स्टीरॉयडल Yes, वाली ma'am. पिक्चर है। Yes, ma'am. तो अगर स्टीरॉयडल है तो हार्मोन देखो डायरेक्टली अंदर जा रहा है, ठीक है ना, मस्त अंदर चला गया। और इसने क्या बना दिया, अपने रिसेप्टर। देखो इसके रिसेप्टर यहाँ भी हो सकते हैं और इसके रिसेप्टर आपको किसके अंदर दिख रहे हैं, न्यूक्लियस के अंदर भी तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं, दिख रहे हैं ना। तो कहीं भी हो सकते हैं बेटा, दोनों तरफ हो सकता है। ओके, नाउ इसके रिसेप्टर पड़े हैं स्पेसिफिकली न्यूक्लियस के अंदर, वहां जाके ये बाइंड किया तो बन गया हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। लेबलिंग के लिए डायग्राम आ सकता है। इसने डायरेक्टली इन्फ्लुएंस किया डीएनए को इन्फ्लुएंस करके इसने अपने मनपसंद mRNA का स्ट्रैंड बनाया, उससे अपने मनपसंद प्रोटीन बनाया। अब ये प्रोटीन फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स करेगा बॉडी के अंदर, जैसे टिश्यू की ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन आ गया ना, तो कर्वी बॉडी बनाएगा, राइट। क्लियर? Yes, ma'am. तो ये Yes, ma'am. स्टीरॉयडल हार्मोन का फंक्शन है। ओके, सो दैट्स ऑल, वी डन विद द चैप्टर।